हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सेक्शन लेंगे और एक ऑर्डर लेंगे। चूँकि ये समन का वीडियो है और 27 से 32 डील करते हैं मेनली प्रोविजंस जो हैं समन के, लेकिन रूल्स जो हैं सारे रिलेटेड उससे वो दिए हैं ऑर्डर 5 में। तो जब भी समन्स को पढ़ें सेक्शन 27 से लेके 32 प्लस ऑर्डर 5 करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर सेक्शन 27 डील करता है समन्स टू डिफेंडेंट। ये ध्यान से समझना कि जब सूट इंस्टीट्यूट होता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर समन इशू करना है, ठीक है। ये टाइम नहीं है, हाँ टाइम 30 डेज ही होता है, लेकिन वो ऑर्डर में मेंशन है, ठीक है। और ये चीज़ सेक्शन 27 में ध्यान रखना। टाइम सेम है दोनों का, मतलब उसे एक जो आंसर करना है वो भी 30 डेज में है। बट ये है कि एक बार हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। वेयर अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन्स मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जब डेट होती है इंस्टीट्यूशन की उसके अंदर आपको सम्मन इशू करना है कोर्ट को, ठीक है। सेक्शन 28 कहता है कि मान लो जो हमारा डिफेंडेंट है वो दूसरे स्टेट में रहता है तो प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो जो स्टेट है दूसरा, वहाँ पे आप जब भेजते हैं तो वहीं के जो सम्मन के रूल होंगे, यानी कि कई बार कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह होती हैं अलग स्टेट्स में, तो वहीं के स्टेट के जो रूल्स हैं अप्लाई होंगे। प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो सम्मन्स में बी सेंड फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट, माने जिसमें हम आपने भेजा है। सेकंड सब सेक्शन कहता है द कोर्ट जिसको आपने सम्मन भेजा है उसके पास आए, अब वो रिसिप्ट देगा, प्रोसीड करेगा जैसे कि उसी ने ही इशू किए हो। यानी कि आए तो उसके पास दूसरे स्टेट से हैं, लेकिन ऐसे वो उनको डील करेगा जैसे उसने सम्मन खुद इशू किए हैं। और फिर क्या करेगा, होने के बाद रिटर्न कर देगा सम्मन टू द कोर्ट ऑफ इशू जिसने इशू किए थे, और वहाँ पे रिकॉर्ड के साथ भेज देगा प्रोसीडिंग्स विद, यानी कि जो भी आंसर मिला है सम्मन का तो वो क्या करेगा, टुगेदर विद दैट रिकॉर्ड उस स्टेट को वापस भेज देगा, ठीक है। थर्ड देखना थोड़ा ध्यान से। थर्ड सब सेक्शन कहता है मान लीजिए जो सम्मन की लैंग्वेज है जिसको आप भेज रहे हो वो अलग है किससे, जो वहाँ से रिकॉर्ड, हमने पढ़ा ना सब सेक्शन 2 में कि रिकॉर्ड भेजेगा, उस रिकॉर्ड की लैंग्वेज अलग है। यानी कि आपने जो सम्मन स्टेट को भेजा था उसकी लैंग्वेज, जो उन्होंने रिकॉर्ड भेजा है उसकी लैंग्वेज, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या होगा, अगर हिंदी में है कौन सी रिकॉर्ड वाली लैंग्वेज, तो वो हिंदी में हो जाएगा इशू समन, ठीक है। और अगर हिंदी और इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश में हो जाएगा अगर जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश से अलग है। दोबारा देखिए, वेयर द लैंग्वेज ऑफ समन सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट, दूसरी स्टेट में आपने भेज दिया लैंग्वेज समन का, ठीक है। और वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है किससे, रिकॉर्ड जो आया है वहाँ से उसकी लैंग्वेज से, तो आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। आप ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड shall also be sent together with the record sent under that subsection। यानी कि ये जो ट्रांसलेशन है कौन करेगा, ये बात ध्यान देने वाली है, ये ट्रांसलेशन जो दूसरा स्टेट है वो करेगा, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है। तो इस रिकॉर्ड के साथ जो ये लैंग्वेज है दूसरी, इसके साथ वो एक ट्रांसलेशन भेजेगा इस सेक्शन के अंदर, कौन सा, दूसरे वाला जो स्टेट है वो। शैल ऑल्सो बी सेंट टुगेदर लिखा है ना इसमें, विद द रिकॉर्ड सेंट अंडर दैट सबसेक्शन, तो हिंदी में भेज देगा, जहाँ पे जिन्होंने इशू किए थे उनकी लैंग्वेज हिंदी की थी तो हिंदी में, और इन दोनों से अलग थी
तो हिंदी या इंग्लिश दोनों का ऑप्शनल है, ठीक है। यानी कि समन की लैंग्वेज स्टेट में गई, ठीक है, स्टेट के पास आ गई। अब स्टेट को लग रहा है कि रिकॉर्ड जो हमारे पास है उसकी लैंग्वेज अलग है, तो वो ट्रांसलेशन करके इस रिकॉर्ड के साथ इसको या इसको, इन दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा उसको भेज देगा वापस, ठीक है। सिंपल है, बस ये थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए कि आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आई, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती लोगों को समझने में। सेक्शन 29 कहता है मान लो फॉरेन में सम्मन भेजना है, ठीक है, फॉरेन में सम्मन भेजना है। तो देखो सिविल रेवेन्यू कोर्ट लिए हैं ABC में, मैंने उन्हें इकट्ठा लिख लिया है। तो 3 तरह के सिविल रेवेन्यू कोर्ट हैं जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड, ये जो कोड है ये एक्सटेंड नहीं होता, या फिर गवर्नमेंट ने ही, यहाँ की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश और कंटिन्यू किया है, या जो दूसरा है वहाँ पे मतलब सिविल रेवेन्यू कोड जो बाहर है इंडिया के, वहाँ पे आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये सेक्शन अप्लाई होगा। तीनों ही कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, सम्मन भेजोगे जैसे कि एक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तीनों में इस तरह से ये तीनों फॉरेन के सेग्रीगेट कर दिए हैं कि जहाँ एक्सटेंड नहीं हो रहा है, सपोज कीजिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एस्टैब्लिश और कंटिन्यू किया है, या कह रखा है सी में कि जो सिविल रेवेन्यू कोर्ट है वहाँ नोटिफाई कर रखा है कि ये सेक्शन अप्लाई होगा, वहाँ पे इस तरह से सम्मन अप्लाई होंगे जैसे कि एक्ट अप्लाई हो रहा है। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। सेक्शन 30 देखिए, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। क्या कह रहा है देखो कि मान लो कोर्ट है या तो खुद या फिर एप्लीकेशन से, ठीक है। कौन कौन से ऑर्डर कर सकता है, इंटेरोगेटरीज के, एडमिशन के ऑफ डॉक्यूमेंट, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, जो भी यहाँ ए में लिखा हुआ है वो दे सकता है। क्यों है ये, इसका क्या लॉजिक है, यानी कि कोर्ट कह रहा है कि आप जो पावर है आपकी सम्मन के साथ साथ, जैसे हमने सेक्शन 27 के ऊपर लिखा हुआ है सम्मन्स एंड डिस्कवरी, तो ये डिस्कवरी मेनली बता रहा है। तो पावर है डिस्कवरी की, एंड द लाइक माने और इस तरह की कोई भी चीज़, मानो इंटेरोगेटरीज, इंस्पेक्शन, एंड द लाइक में वो आएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 30 कह रहा है कोर्ट जो है खुद या पार्टी की एप्लीकेशन पे इस तरह के ऑर्डर पास कर सकता है जो ज़रूरी हैं और रीजनेबल भी हैं सभी मैटर में जिनमें इंटेरोगेटरीज, कोई एडमिशन करवाना है, इम्पाउंडिंग करवानी है, रिटर्न करना है, ठीक है। बी में है इशू करेगा सम्मन उस पर्सन को जिसकी अटेंडेंस वहाँ पे ज़रूरी होगी कि वो या तो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे या फिर एविडेंस प्रोड्यूस करे, उसे क्या करेगा, सम्मन इशू करेगा। सी कहता है ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, या कह सकता है, ये एविडेंस में भी है कि कोई भी फैक्ट जो है उसको एफिडेविट से प्रूव कर दे। ये ऑर्डर्स हैं अलग से, ठीक है। सेक्शन 31 कहता है सिंपल कि विटनेसेस को सम्मन आप कब भेजते हैं, एविडेंस के लिए या टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अभी हम इसमें करके आए थे बी में, यही 31 कह रहा है विटनेसेस को कब भेजेगा, जब उनसे एविडेंस या फिर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसा मटेरियल निकलवाना है उनको सम्मन भेज सकते हो। 27, 28, 29 जो है उन समन्स पे अप्लाई हो जाएंगे जो विटनेसेस को दिए गए हैं। सेक्शन 32 इम्पॉर्टेंट है पीटी के लिए, पेनल्टी है, कोर्ट जो है कंपेल करता है सम्मन के लिए, लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर्पज़ के लिए वो क्या करवा सकता है, अटेंडेंस के लिए इशू कर सकता है अरेस्ट वारंट, या उसकी प्रॉपर्टी बेच सकता है, या 5,000 का फाइन लगा सकता है। पीटी मार्क कर लेना क्योंकि 5,000 आता है यहाँ पे कि जो सम्मन भेजा और वो नहीं मान रहा है तो उसको मनवाने के लिए एक तरह से क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, या तो फ़ाइन लगा देंगे 5,000 का, और जेल भी भेज सकते हैं एज टू फर्निश सिक्योरिटी, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें नहीं, मेनली ये समझने वाले ही सेक्शन है, बस ये 5,000 वाला पीटी के लिए मार्क कर लेना क्योंकि 2-3 जगह और भी कुछ अलग कंपनसेशन हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हम पढ़ते हैं
कि कितना हो सकता है, 2-3 चीज़ें हैं सेक्शंस में कंपनसेशन के, हर उसका याद रखना किसमें क्या है, ठीक है। ऑर्डर 5 में आ जाइए। अब ऑर्डर 5 निकाल लीजिए बेयर एक्ट में, इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन। अब हैं इसमें सारे रूल्स, ठीक है। मेन प्रोविजंस हमने पढ़ लिए, अब आते हैं रूल्स। रूल 1 कहता है सम्मन के बारे में। अब एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद आप डिफेंडेंट को इशू करते हैं कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको भेज रहे हैं टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। अब 30 दिन आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, ठीक है। ये डिफरेंस है। कई बार हम सोचते हैं सेक्शन 27 और ये ऑर्डर 5 का रूल 1 सेम 30 डेज दो बार नहीं लिखा है। उसमें कहा है कि इंस्टीट्यूशन के बाद 30 दिन के अंदर आपको उसे सम्मन भेजना है, आंसर भी उसने 30 डेज के अंदर अंदर करना है। तो ये क्लेम और फाइल रिटर्न स्टेटमेंट के लिए टाइम है कितना, 30 डेज का। कंफ्यूज मत होना, बस टाइम तो सेम है ही, पर दोनों में अलग अलग चीज़ क्या लिखी है वो ध्यान रखना। फिर है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है मान लो डिफेंडेंट अगर खुद ही आ जाता है, प्लेंट डाली प्लेंटिफ ने और खुद ही आ गया, तो वो भी उसमें कोई सम्मन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर थोड़ा एक्सटेंशन दे देता है कि मान लो डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर नहीं कर पाया, बीमार हो गया, कुछ उसने सफिशिएंट रीज़न दे दिया, कुछ रीज़न रिकॉर्ड करके जो कोर्ट होगी राइटिंग में 90 दिन का वो एक्सटेंड कर सकती है। ध्यान देना 90 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, यानी कि 30 पहले के और 60 दिन का वो टाइम मिल जाएगा। ये टोटल 90 डेज़ है, ना कि 30 डेज खत्म हो गए फिर आप 90 कर रहे हो, नहीं, ये टोटल ही 90 डेज है। हमेशा जब भी आप कोई डेट वगैरह पढ़ते हैं या कोई टाइम देखते हैं ना, तो उसमें ये ज़रूर देखा कीजिए फ्रॉम क्या कह रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है और प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं कि तो आप सोचेंगे कि 30 दिन का मिल गया और आगे 90 का बढ़ जाएगा। नहीं, 90 कहाँ से है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, जब सम्मन दिए गए थे उससे 90 दिन, तो 30 + 60 ऐसे लिख लेना, 90 हो गया, ठीक है। सेकंड में कह रहा है सबसेक्शन में कि आप इशू करते हैं सम्मन कैसे, पर्सन को कर सकते हो या कोई उसने प्लीडर अपॉइंट कर रखा है, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर प्लीडर के साथ कोई पर्सन है उसे कर सकते हो, जैसे भी होगा। थर्ड में कहता है सभी जो सम्मन होंगे साइंड होंगे जजेस से और वहाँ पे कोर्ट की क्या होगी, सील होगी, ठीक है। रूल 2 देखिए क्या कह रहा है, कॉपी जो है प्लेंट की उसके साथ सम्मन में लगाई जाएगी। सिंपल यही बात कर रहा है, तो मैंने अलग से नहीं लिखा, कॉपी ऑफ प्लेंट प्लस सम्मन, सिंपल। रूल 3 में कहता है कि कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को कि भैया आप ही आए कोर्ट में, यानी कि टू अपीयर इन पर्सन। तो कोर्ट को मान लो लगता है कि नहीं पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, तो वो इस तरह का स्पेसिफाई करेगा किसमें, सम्मन में, ठीक है। और अगर चाहता है कि जो डिफेंडेंट जब आ रहा है सेम डे पे प्लेंटिफ आए, तो सेकंड सबसेक्शन में सेम डे ही प्लेंटिफ का अपीयरेंस भी वो करवा सकता है, कोर्ट की पूरी पावर होगी। रूल 4 कहता है देखिए, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, यानी कि कुछ लिमिट्स हैं जिसमें उसे बुलाया जा सकता है, ठीक है। ए देखिए क्या कह रहा है, सिंपल कि जहाँ पे कोर्ट की लिमिट है, यानी कि कोर्ट की जितनी जुरिस्डिक्शन है उसमें अगर वो पर्सन है तो उसको बुला लेगा, अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट्स में वो पर्सन है ओरिजिनली, ठीक है। बी में थोड़ा ध्यान देना, कह रहा है कि 50 माइल से तो कम हो उसका लिमिट, और लिखा है लेकिन फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है और नीचे लिखा है लेस देन 200। 200 को आप ब्रैकेट वाले टाइम से करेंगे। क्या कह रहा है देखो, बेरक पढ़ लेना, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ लिखा क्या है। मान लो इसमें कह रहा है रेलवे और स्टीमर से अगर आप पहुंच सकते हैं तो उसका 5/6 डिस्टेंस हो जाएगा, जो 200 माइल से कम होना चाहिए, समझ रहे हैं। 5 बट एट प्लेस लेस देन 50, और स्टीमर और रेलवे कम्युनिकेशन पब्लिक कन्वीनियंस फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स एंड द प्लेस जहाँ पे कोर्ट सिचुएट है। यानी कि मान लो वो जुरिस्डिक्शन में ना होके थोड़ा दूर है, लेकिन कम्युनिकेशन कन्वीनियंस है, वहाँ पे आप रेलवे या उससे आ सकते हैं पानी से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5/6 उसका डिस्टेंस मान लो 60 है, क्योंकि 50 लिया शुरू में,
ठीक है, विदाउट सच लिमिट्स। अगर मान लो कोर्ट की लिमिट नहीं है तो 50 मान लिया। अब 5/6 कर देना, 60 का कितना हो गया 50। 50 किससे लेस देन, ये नीचे लिखा है जो लेस देन 200, ये इसका मतलब ये है, तो कितना हो जाएगा, ये 200 से कम हो गया, 50 हो गया, तो ये बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये बात कर रहा है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा देख लेना। और सब रूल 5 में है, सॉरी रूल 5 में है, समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। मान लो छोटा मोटा ही कुछ है, जो सूट है उसके लिए सम्मन भेजा है, तो वो फाइनल डिस्पोजल के लिए भी हो सकता है। वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि जब सम्मन इशू करेगी, क्या ये सम्मन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए हैं या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए सूट के हैं। ठीक है, और अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेज के द्वारा सम्मन भेजे जा रहे हैं तो फिर वो फाइनल डिस्पोजल के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, फिर उसमें बड़े केसेस तो सूट्स तो वैसे ही नहीं आते। ठीक है, ये कहता है प्रोवाइजो में कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है तो सम्मन किसके लिए होंगे, शैल बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। ओके, फिर देखिए रूल 6 में क्या कहता है, फिक्स करता है डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट को आने के लिए फिक्स करना डेट, तो डे जो है सब रूल 1 जो हमने सम्मन पढ़ा कि 30 दिन के अंदर अंदर आएगा, शैल बी फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, वो क्या करेगा कि भाई सम्मन भेज रहा है तो वो देखेगा कहीं छुट्टियां वगैरह तो नहीं चल रही। करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट का ये मतलब है कि वो काम में है या नहीं कोर्ट। ओके, और डिफेंडेंट का घर कहाँ है और कितना टाइम लगेगा, ये सब जो है कंसीडर करते हुए मेनली वो फिक्स करेगा डेट। ठीक है, सम्मन में। उसके बाद है रूल 7, सम्मन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलायड ऑन बाय हिम। यानी कि डिफेंडेंट को बोलेगा भैया अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो वो भी आप साथ अपने उठा लाएं जो आपकी पोजीशन में है। ठीक है, पोजीशन में जो आपके हैं। रूल 8 कहता है ऑन इशू ऑफ सम्मन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। मान लो सम्मन है फाइनल डिस्पोजल के लिए, मैंने आपको 2 बताए, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और फाइनल डिस्पोजल। तो यही बात कह रहा है रूल 8 में कि मान लो फाइनल डिस्पोज करना है सूट का, ठीक है, पूरा ही एक ही दिन में सुलटा देना है उसको, तो डिफेंडेंट को कहेगा भैया अपने विटनेसेस भी ले आना। ठीक है, 7 में डॉक्यूमेंट्स कीवर्ड हैं ये, बेरेक के आगे भी आप लिख सकते हैं और 8 के आगे लिख लेना विटनेसेस। ओके, उसके बाद है रूल 9, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए और पीटी लिख लेना। डिलीवरी ऑफ सम्मन्स बाय कोर्ट। अब डिलीवरी कैसे होगी कोर्ट के द्वारा, तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि कोर्ट क्या करेगा, किसी ऑफिसर, प्रॉपर जो ऑफिसर है जो उसी काम के लिए है या फिर उसका कोई सबऑर्डिनेट या कुरियर सर्विस जो कोर्ट ने अप्रूव की है, उसको क्या कहेगा भाई जो सम्मन भेजना है किसको, डिफेंडेंट को। ओके, तो ये काम कोर्ट करवाएगा। उसके बाद कहता है प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा, ऑफिसर ऑफ कोर्ट। यानी कि क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देना है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले आती हूँ, पूरा पेज नहीं आ रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर वो भी हो सकता है जिसमें सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उससे कोई अलग ऑफिसर। ठीक है, यानी कि जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उससे दूसरी कोई कोर्ट है उसका ऑफिसर भी प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है, और जो ऑफिसर है इस तरह का, तो सम्मन जो है वो उस कोर्ट की, यानी कि जिसका वो है प्रॉपर ऑफिसर, उसका मैनर जो है फॉलो हो सकता है। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड बात करता है कि सर्विस जो होगी सम्मन की वो रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू बाय स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विसेज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट। ये मार्क कर लेना, कुरियर सर्विसेज पे ये क्वेश्चन प्रीलिम पे 2-3 बार मैंने देखा हुआ है, कौन अप्रूव करता है, तो ऑप्शन दे देते हैं कोर्ट, कौन सी कोर्ट, तो हाई कोर्ट आएगी। ठीक है,
तो यही बात कह रहा है कि किस तरह से भेजा जाएगा, थ्रू एजेंट डिफेंडेंट टू एक्सेप्ट द सर्विस बाय स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विस जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट की है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कोर्ट जो सब रूल 1 में है वो भी कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से फैक्स वगैरह से, मेल वगैरह से आप भेज सकते हैं जैसे हाई कोर्ट बताए। और प्रोवाइजो कहता है एक्सपेंसेस कौन देगा, ऑब्वियसली प्लेंटिफ, कोर्ट थोड़ी ना देगी, प्लेंटिफ एक्सपेंसेस देगा, किसके, सम्मन के, टू डिफेंडेंट। फोर्थ बात कर रहा है सब रूल 9 का कि डिफेंडेंट सपोज कीजिए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, मान लो दिल्ली हो गया और डिफेंडेंट रहता है मेरठ में, ठीक है, और कोर्ट अब क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी कि भाई सम्मन भेजा जाए डिफेंडेंट को। तो कह रहा है कि वो स्पीड पोस्ट जो हम ऊपर पढ़ के आए, मेल वगैरह उनसे भेज सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट को छोड़कर, और फिर वहाँ 21 का प्रोविज़न नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, सिंपली ये बोला है कि बाहर अगर है का आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मान लो है इस तरह से, मेरठ में मान लो उसका घर है, दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो कोर्ट कहेगा कि जो सर्विस है सम्मन की ऑफ सम्मन्स ऑन दैट डिफेंडेंट मे बी मेड बाय सच मोड एज प्रोवाइडेड इन सब रूल 3, जो ऊपर हमने पढ़ा ना, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, फैक्स, मेल, इनसे। लेकिन कह रहा है रजिस्टर्ड पोस्ट वाला जो है वो आप हटा दें, वो नहीं होगा, बाकी सारे रूल 3 के यूं अप्लाई हो जाएंगे। फिर वहाँ 21 का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, 21 का हम आगे पढ़ेंगे, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के बारे में ही है ये, ठीक है। तो फिफ्थ फिर आते हैं फिफ्थ सब रूल पे। इसमें सिंपली देखिए ये कहा है पूरे पैरा में कि कोर्ट जो है डिक्लेयर करता है कि सम्मन जो हैं सर्व किए जाएं डिफेंडेंट को, और वो माने जाएंगे कि उनको जो है सम्मन जा चुके हैं एक्नॉलेजमेंट या फिर किसी रिसिप्ट पे एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मैं रिसीव हो गया, या फिर अगर मान लो मना कर देते हैं तो एंडोर्समेंट पे भी आप मानते हैं कि हाँ जो है ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं डिफेंडेंट को। देखो फिफ्थ पैरा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आप सेकंड लाइन में जो और है, यानी कि मैं एक बार पढ़ देती हूँ, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट और एनी अदर रिसिप्ट, ये वाला, ठीक है, purporting टू बी साइंड बाय द डिफेंडेंट या फिर उसके एजेंट के द्वारा इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट के पास रिसीव हो गया, ठीक है, डिफेंडेंट और एजेंट ने एक्नॉलेज कर दिया दैट वी रिसीव समन्स एटसेट्रा, ठीक है। अब जो ये और है ना, इसको आप अंडरलाइन करना, अब पढ़ना अलग, और के बाद अलग पढ़ना, ये अलग मतलब बात लिखी है। पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग द समन्स इज रिसीव्ड बैक बाय द कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट, यानी कि अब कोर्ट के पास आ गया सम्मन वापस, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, एंडोर्समेंट आया है पोस्टल एम्प्लॉय की तरफ से कि भैया डिफेंडेंट ने तो मना कर दिया कि मैं डिलीवरी नहीं लूँगा, ठीक है, सम्मन लेने से मना कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगी सिचुएशन में, ये मानेगी कि भाई सम्मन जो है वो सर्व हो चुका है। पूरे पैरा में यही बात है। और का ध्यान रखना, और का मतलब केवल वही अंडरलाइन करना, बाकी और हैं उनमें तो एक ही बात में और चलेगा, मतलब मना कर दिया और रिफ्यूज़ टू टेक डिलीवरी और सम्मन्स, ठीक है, और में वो है, दो ही बातें लिखी हैं। कोर्ट मानेगी सम्मन ड्यूली सर्व हो चुके, कब, दो सिचुएशन में, एक तो एक्नॉलेजमेंट कर दिया उसने या एजेंट ने, सिंपल है ये तो प्रोसीजर है। दूसरा कहता है कि मना कर दिया, पोस्टल एम्प्लॉय कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो लेने से मना कर दिया और वहाँ एंडोर्समेंट आई है उस चीज़ की, तो तब भी कोर्ट मानेगा कि भैया सम्मन सर्व्ड हो चुके हैं डिफेंडेंट पे, अब वो नहीं आएगा तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ये कहता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइजो कह रहा है कि मान लो सम्मन जो हैं प्रॉपरली एड्रेस्ड हुए हैं, ठीक है, अच्छी तरह रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गए हैं, तो ये कह रहा है कि वो चीज़ कोई मान्य नहीं रखेगी कि मान लो वो एक्नॉलेजमेंट गुम हो गया है किसी भी रीज़न से और 30 दिन के अंदर सम्मन
सम्मन से 30 दिन के अंदर रिसीव नहीं हुआ, तब भी मानेगी कि हमने जो है सम्मन अच्छी तरह से जो है वहाँ पे सर्व हो गए हैं। एक्नॉलेजमेंट गुम होने की बात है, ध्यान रखना, सम्मन की नहीं। सम्मन अगर प्रॉपरली एड्रेस्ड थे, अच्छी तरह रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह कर दिए और पूरा डिक्लेरेशन हो चुका, तो बेशक से एक्नॉलेजमेंट गुम हो जाए या कोई और रीज़न से हो जाए और 30 दिन के अंदर बेशक ना मिले, 30 दिन कौन से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सम्मन, बेशक कोर्ट को ना मिले, तब भी वो माना जाएगा कि भैया उसको सर्व हो चुके हैं, ये कहता है प्रोवाइजो। 6th सब रूल के आगे पीटी मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा में खासकर कि जो पैनल है कुरियर एजेंसी का वो कौन प्रिपेयर करती है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद है मैंने सेक्शन लिख दिया, ये रूल है, ध्यान रखना। ठीक है, रूल 9A सम्मन, इसके आगे सबसे पहले दस्ती सम्मन लिख लेना, DASTI। ठीक है, दस्ती सम्मन। ठीक है, दस्ती सम्मन एक तरह से क्या होता है, प्लेंटिफ जब खुद करता है, ठीक है, खुद सम्मन भेजता है, उसे बोलते हैं। तो रूल 9A के आगे आप ये चीज़ लिख लें, ध्यान रखना गाइस, ये सेक्शन नहीं है, रूल है। सम्मन गिवन टू प्लेंटिफ, अब कौन देगा, कोर्ट देगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तू कर दे, तू भी भेज दे सम्मन। ठीक है, एडिशन, वर्ड नोट करना, एडिशन टू रूल 9, ऊपर जो पढ़ के आए 9 में क्या है, बाय कोर्ट, 9A में क्या है, बाय प्लेंटिफ। ठीक है, तो कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ सम्मन अंडर रूल 9 जो पढ़ के आए, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ फॉर द इशू ऑफ सम्मन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, परमिट कर सकता है ऐसे प्लेंटिफ को कि भाई आप सम्मन भेज दीजिए डिफेंडेंट को। ठीक है, सेकंड सब रूल कह रहा है सर्विस ऐसे सम्मन की अफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच प्लेंटिफ बाय, जो भी पर्सनली भी वो दे के आ सकता है उनके घर पे जाके। ठीक है, और उस पे वैसे ही कोर्ट की सील वगैरह साइंड वगैरह होंगे। रूल 16 और 18 जो है वो अप्लाई होंगे जैसे कि पर्सन जो है सर्विंग ऑफिसर हो। ठीक है, कौन, प्लेंटिफ। 4th में कह रहा है अगर मान लो सम्मन रिफ्यूज़ हो गए, मना कर दिए उसने, या एक्नॉलेज करने से मना कर दी किसने, डिफेंडेंट ने, या कोई और रीज़न से, तो कोर्ट क्या करेगी, री इशू कर देगी सच सम्मन टू बी सर्व्ड बाय कोर्ट, फिर वो खुद देगी। ओके, 10 में है मोड, मोड सिंपल वही, कॉपी होगी, किसकी कॉपी होगी, जो भी सम्मन की होगी, साइंड होगी जज और सील ऑफ द कोर्ट। सर्विस ऑफ द सम्मन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग ए कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर, जो भी मोड बताया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। रूल 11 में है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट, मान लो सूट है, कई सारे डिफेंडेंट हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, हर डिफेंडेंट को आपको सम्मन देना पड़ेगा। तो ये तो लॉजिक लेस बातें हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें हैं, ये तो अगर एक से ज़्यादा तो सबको देना पड़ेगा। रूल 12 में देखो सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट, यानी कि सर्विस जो है इशू की सम्मन की, तो वो डिफेंडेंट को एज अ पर्सन दे सकते हैं जब तक कि कोई एजेंट नहीं है उसे एक्सेप्ट करने को। ठीक है, रूल 13 कहता है सर्विस ऑन एजेंट बाय हुम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, ये इस चार्ट से समझना। ठीक है, फिर बेरक पढ़ लेना, ये कोर्ट है। ठीक है, डिफेंडेंट इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन उसका मैनेजर और एजेंट कौन से वाला, जो सिंपल बिजनेस कैरी कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ रहता है, तो उसको भी सर्विस सम्मन की दी जा सकती है, मानी जाएगी कि सम्मन इशू हो गई। इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, लोकल लिमिट्स में डिफेंडेंट नहीं रहता, डिफेंडेंट नॉट रेसिडेंट। ठीक है, फ्रॉम विच द सम्मन इज इशूड। सर्विस ऑन एनी, अब ये दूसरी बात आ गई, सर्विस ऑन एनी मैनेजर और एजेंट हु इज कैरिंग बिजनेस देयर, तो उसको हम डीम्ड गुड सर्विस मानेंगे, वहाँ आप भेज सकते हैं। सेकंड सबसेक्शन कह रहा, सब रूल कह रहा है कि जो मास्टर है शिप का वो उसका ऑनर
और जो वो भी है चार्टर उसका एजेंट माना जाएगा, सिंपल है। उसके बाद है रूल 14। रूल 14 कहता है सर्विस ऑफ ऑन एजेंट्स इन चार्ज सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, सर्विस किस पे, एजेंट पे जो इंचार्ज है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट नहीं है इन पर्सन, उसे नहीं भेजा। रिलीफ कंपनसेशन मैं आपको नॉर्मली वैसे बता देती हूँ, कोई सूट है, ठीक है, रिलीफ ऑब्टेन करना है या फिर कंपनसेशन करना है किसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेके। ठीक है, तो और अब सर्विस जो है वो ना तो डिफेंडेंट को एज अ पर्सन हो सकती है, ना उसके एजेंट के थ्रू, ऑथराइज्ड एजेंट। तो जो एजेंट, जो ये प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप रिलीफ या कंपनसेशन दो चीज़ मांग रहे हो, उस एजेंट जो चार्ज में है प्रॉपर्टी के, उसको भी आप क्या कर सकते हो, सम्मन भेज सकते हो। ठीक है, इस एजेंट और इस एजेंट में कंफ्यूज नहीं होना, ये दूसरा एजेंट है जो उसके सर्विसेज वगैरह को रिसीव करता है, वो प्रॉपर्टी का चार्ज थोड़ी ना ले रखा है उसने, ये वाला एजेंट अलग है, कहता है इसे सम्मन भेज सकते हैं रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रूल 15 है वेयर सर्विस मे बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट फैमिली। पीटी मार्क कर लेना 15 को। कोई सूट है, डिफेंडेंट एब्सेंट है, घर पे नहीं है, ठीक है, या पाया नहीं जाता रीजनेबल टाइम में, तो भैया घर के एडल्ट फैमिली मेंबर जो है उसको आप दे सकते हैं। ध्यान रखना मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये इस तरह से पूछ लेते हैं 3-4 दे के, मेल ये है फीमेल, तो हम सोचेंगे कहीं फीमेल को ना नहीं एक्सक्लूड नहीं किया है, दोनों को दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी बोल देती है सर्वेंट मेंबर नहीं माना जाएगा इस सेक्शन के लिए, तो ये पीटी का क्वेश्चन ही बन सकता है, ऐसा कुछ समझने वाली इसमें बात नहीं है। रूल 15 को मार्क कर लेना पीटी। पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर करता है, सर्विंग ऑफिसर सम्मन की कॉपी किसको, डिफेंडेंट को पर्सनली या फिर एजेंट के थ्रू या और द अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, तो वो क्या मांगेगा, सिग्नेचर करवाएगा फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब हम इतना एक्नॉलेजमेंट पढ़ के आए हैं तो उसका मतलब बता रखा है कि वहाँ पे वो साइन कर देगा। ठीक है, कि भाई मैंने रिसीव कर लिए हैं, सिंपल एक प्रोसीजर बताया है। रूल 17 कहता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कांट बी फाउंड। इसमें सिंपल एक बात कही है, मान लो वो मना कर देता है या मिलता नहीं है और अभी उसका रेसिडेंस जानने का कोई ब्यौरा भी नहीं है, कहाँ रहता है, कोई एजेंट नहीं है उसका, तो क्या करते हैं, उसके घर पे कॉन्स्पिशियस होता है जो जगह दिखाई, जो मान लो कोई डोर है, दीवार है, वो दिख रही है, दिखने वाली चीज़ को बोलते हैं कॉन्स्पिशियस पार्ट, यानी कि जो विजिबली है क्लियरली, उस जगह पे आप क्या करोगे, सम्मन की एक कॉपी चिपकाओगे। हाँ भाई, अब आपका सम्मन जो है सर्व हो चुका है, उसका मतलब वो होगा। सिंपल, रूल 17 में पूरे पैरा में यही बात की गई है। दो चीज़ें होंगी, रिफ्यूज़ कर देता है या मिलता नहीं है तो क्या होगा, एफिक्स करेगा सम्मन की कॉपी ऑन आउटर डोर या फिर कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, कॉन्स्पिशियस माने क्लियरली विजिबल जहां होगा, शैल देन रिटर्न ओरिजिनल टू कोर्ट। रूल 18 कहता है एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। सर्विंग ऑफिसर जो है, जो सम्मन सर्व करता है 16 में, एक्नॉलेजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ के आए, तो वो उस तरह से फिर एंडोर्स या जो भी एंडोर्स कर देगा ऑन और टू द ओरिजिनल सम्मन, एक रिटर्न कि किस मैनर में हमने ऐसे सर्व किया और किस मान लो डिफेंडेंट से अलग है तो किस पर्सन ने उसको मतलब लिया या आइडेंटिफाई किया कि भाई इस पर्सन को जो है सम्मन सर्व्ड हो रहा है, उन पर्सन्स का भी जो भी ब्यौरा होगा वो दे देगी। मतलब जिस तरह से सम्मन सर्व हुआ है उसे ना हो गया एडल्ट मेंबर को, या फिर सपोज कीजिए हमने अगर ऐसे अफिक्स किया है तो वो सारा मैनर वो बताएंगे, एंडोर्समेंट ऑफ टाइम, किस टाइम पे आपने दिया। ठीक है, रूल 19 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग। अब सर्विंग ऑफिसर वहाँ पे मान लो कुछ भी जो भी है करके आते हैं, अपना दे के आए हैं या नहीं दे के आए हैं, एंडोर्समेंट हुई है, तो रूल 17 में हमने पढ़ा वापस मतलब एफिक्स करके आए थे क्योंकि डिफेंडेंट नहीं मिला या उसने रिफ्यूज़ कर दिया,
तो 17 से ही रिलेटेड 19 है, तो 17 में जैसे रिटर्न हुआ है सम्मन, तो उस सर्विंग ऑफिसर को जो आया है वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, वेरीफाई किया जाएगा। अगर वेरीफाई कर लिया है तो ठीक है, वरना वेरीफाई करेंगे किस पे, एफिडेविट पे। अगर वेरीफाई कर लिया तो उसको ओथ पे भी एग्जामिन किया जाएगा। किसको, सर्विंग ऑफिसर को। क्यों, ये क्यों रूल 19 है, क्योंकि भाई रूल 17 में एक तरह से देखा जाए तो सम्मन तो नहीं दिया गया डायरेक्टली पार्टी को, डिफेंडेंट को, ये तो आप वहाँ पे अफिक्स करके आए हो, तो उसे ये बताना होता है एग्जामिनेशन में 19 में कि भाई मैंने काफ़ी एफर्ट लगाए लेकिन वो पर्सन मिला नहीं या रिफ्यूज़ कर रहा था, तब ये मैंने स्टेप लिया और इस तरह से अफिक्स करके मैं आया हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें रूल 19 में बताई है कि उसे वेरीफाई किया जाएगा, एफिडेविट पे एग्जामिन किया जाएगा कि भाई आप जो कोर्ट पूछेगा कि आपने कितना एफर्ट किया रेसिडेंस वगैरह के बारे में, ठीक है, और डिफेंडेंट ने किस तरह से नेगलेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, तो वो सारी इंक्वायरी है कोर्ट करेगा 19 में। ठीक है, रूल 20 है सब्सटीट्यूटेड सर्विस, पीटी लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑर्डर 5 में कहाँ है, तो रूल 20 में है। सब्सटीट्यूटेड नाम ही बताता है कि जो डायरेक्ट ना होके हुई नहीं, उसके अलावा कौन सी। ठीक है, फर्स्ट सब रूल में कह रहा है कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि जो डिफेंडेंट है अवॉइड कर रहा है, तो वही रूल 17 वाली आ जाएगी, अफिक्स करवा देगा जो कॉपी है कहाँ पे, कोर्ट हाउस में, वहाँ पे घर था, अंडर द समन टू बी सर्व्ड बाय, क्योंकि ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस में है तो वो तो आएगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन उसी तरह से क्या होगा, कोर्ट हाउस में अफिक्स करवा देगा कॉपी। ठीक है, और घर पे तो होगा ही होगा कॉन्स्पिशियस, क्योंकि हम ऑलरेडी रूल 17 में पढ़ के आए हैं, तो रूल 20 में क्या होगा, कोर्ट हाउस में भी एक कॉपी उसकी लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोर्ट अगर 1 में काम कर रही है, ऊपर हमने जो पढ़ के आए, ऑर्डर करती है भाई न्यूज़पेपर में भी निकलवाया जाए, तो वहाँ पे भी अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा होगा, जहाँ पे वो लास्ट पाया गया था, जहाँ पे वो रहता था लास्टली, उस जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में क्या होगा, उसके जो लोकल पेपर होगा न्यूज़पेपर, वहाँ की एडवर्टीजमेंट करवा देगा। सेकंड सब रूल में कहता है कि सब्सटीट्यूटेड सर्विस का क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस, तो यही माना जाएगा कि भाई डीम्ड पर्सनली उसको जो है सर्विस दी गई है सम्मन की, बेशक से चिपकाना विपकाना हो गया लेकिन उसे पर्सनली दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है रूल 22। रूल 22 में देखिए सर्विस विद इन, रूल 21 सॉरी, सर्विस ऑफ समवन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। अभी हम पहले पढ़ के आए थे कि 21 अप्लाई नहीं होगा, ये वही 21 है। इसमें मेनली देखो ये कह रहा है कि समवन जो हैं कोर्ट के द्वारा भेजे जा सकते हैं विद इन और विदाउट द स्टेट। ठीक है, इसमें केवल ये कहा गया है कि वहाँ तो क्या था, हमने किया कि 21 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मेल फैक्स से कर दिया जाता है। 21 में क्या होगा, सिंपली डिफरेंस देख लेना कि यहाँ जो कोर्ट भेज रही है दूसरी स्टेट में, उसका कोई ऑफिसर, उसके थ्रू आप जो भी हाई कोर्ट ने अप्रूव किया उसके थ्रू भी आप भेज सकते हैं। क्या, सम्मन, कहाँ पे, दूसरी स्टेट में। सिंपली डिफरेंस अगर आप करेंगे 21 का और उस रूल का, तो यही होगा कि सम्मन जो है यहाँ पे ऑफिसर के थ्रू भी भेजा जा सकता है, क्योंकि सम्मन दूसरी स्टेट में भेजना है जो भी अप्रूव्ड करेगी, और कुरियर सर्विसेज वगैरह मेल तो आएंगे ही। एडिशन पॉइंट इसमें है कि आइदर वन ऑफ इट्स ऑफिसर्स। ठीक है, रूल 22 में है सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ समन्स इश्यूज बाय कोर्ट आउटसाइड। तो सिंपली इसमें ये है कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट को आप भेज दोगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको फिर भी एक बार मैं वैसे ही नॉर्मली समझा देती हूँ। रूल 22 में ये कहा है कि सम्मन अगर आप भेजते हो किसी कोर्ट में जो बियॉन्ड द लिमिट है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, इज टू बी सर्व्ड विद इन एनी सच लिमिट्स, तो इनमें कहाँ भेजा जाएगा, किसके थ्रू, स्मॉल कॉजेज कोर्ट के। ठीक है, जो भी होंगी वहाँ की। उसके बाद रूल 23 कहता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन्स इज सेंट, यानी कि 21 और 22 में जो सम्मन्स भेजे हैं ऊपर 21 में और 22 में, यानी कि दूसरी स्टेट में या प्रेसिडेंसी टाउन्स में,
तो प्रोसीड करेगी जैसे कि उसी कोर्ट ने सम्मन्स इशू किए हैं। यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट गई, तो जिसमें गई भेजा तो वो दूसरी वाली स्टेट इस तरह से करेगी जैसे उसी ने ही इशू किए हैं। सिंपली एक यही बात कहता है 22। 23 24 में देखो क्या कह रहा है, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अब ये थोड़े वैसे रूल चलेंगे, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में और मान लो जेल में है जो सम्मन भेजना है। तो देखो क्या कह रहा है 24 कि जहाँ पे आपको सम्मन भेजना है जेल में, सर्विस ऑन सम्मन्स सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, मान लो जेल में है डिफेंडेंट, तो आप किसको दोगे, जो वहाँ का प्रिजन इंचार्ज होगा उसके थ्रू सम्मन जाएगा। 24 में यही बात है। रूल 25 कह रहा है सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट। यानी कि डिफेंडेंट जो है बाहर रह रहा है तो सिंपल आप पोस्ट, कुरियर सर्विसेज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, फैक्स, मेल से आप भेज सकते हैं। पूरे पैरा में यही बातें हैं और कुछ नहीं। एक बार इनको फिर भी आप देख लेना बेरेक्ट से, मैं आपको वैसे ही थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। रूल 26 में कह रहा है कि मान लो फॉरेन टेरिटरी में आपको सम्मन भेजना है थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट, ठीक है, तो वो किस तरह से भेजेगा कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की, ठीक है, और पॉलिटिकल एजेंट ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट में अगर कोई है ऐसा तो उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। 26A फिर कहता है कि मान लो फॉरेन कंट्री के किसी ऑफिसर को भेजना है तो क्या होगा, तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करके, डिक्लेयर करके जो है फॉरेन टेरिटरी में इस तरह से सर्व्ड कर देगी जैसे कि वो यहीं पे रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वहाँ पे उस तरह से ही सिंपल है। इसमें प्रीलिम का मैंने नहीं देखा है आज तक क्वेश्चन, नोट सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं इनको इतना डीपली नहीं करवा रही हूँ, इतना टाइम क्यों किस लिए ख़राब करना। रूल 27 में है रेलवे में अगर मान लो कोई ऑफिस एम्प्लॉई है तो आप किसको भेजोगे, वहाँ के हेड को, ऑब्वियसली जैसे हमने प्रिजन में पढ़ा। 28 में कह रहा है सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन है, डिफेंसेस हैं तो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर, ये पीटी मार्क कर लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर को भेजते हैं किसके, इन तीनों के ही जो हैं सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन के जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे उनको कॉपी भेजी जाएगी और उनसे फिर साइन ले लिए जाएंगे। ये रूल 29 बात कर रहा है कि 24, 27, 28 में, यानी कि प्रिजन में है, 27 में रेलवे में कहा, 28 में सोल्जर सेलर्स में कहा। इसमें जब आप भेजते हो हेड को, क्योंकि इन तीनों में हेड ही है ना, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर भी हेड है, तो वहाँ के आप उन जो वो अथॉरिटी में बंदे हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साइन ले लोगे और उनको आप एविडेंस के तौर पे यूज़ आगे कर सकते हैं कि भैया सम्मन पहुँच चुका था, एक्नॉलेज क्योंकि बड़े ऑफिसर ने कर दिया था। 30 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। देखो 30 ये कह रहा है सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर्स फॉर सम्मन, यानी कि सम्मन हो गए सारी जगह हमने देख लिया, पोस्ट से, फैक्स से, मेल से, लेकिन लेटर एज अ सम्मन, तो देखो कुछ रैंक के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि उन्हें ऐसे सम्मन करना ठीक नहीं होगा तो वो एक लेटर भेजते हैं सम्मन के लिए, ठीक है, वो एक लेटर भेजते हैं जो जज साइन करेगा। क्यों? क्योंकि उनका रैंक ऐसा है कि दे आर एंटाइटल्ड टू सच मार्क ऑफ कंसिडरेशन, कि उनको उनका रैंक ऐसा है कि उन्हें जो आम जनता को हम सम्मन भेज रहे हैं वैसे नहीं भेजना चाहिए। और ये किसे लगता है? कोर्ट को, ठीक है, कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगी, लेटर भेजेगी इन स्पाइट ऑफ वैसे सम्मन जो हम इतना पढ़ के आए हैं। ये है बात 30 में। अब जो लेटर होगा सब रूल 2 में कह रहा है उसमें वही बातें होंगी जो सम्मन में प्रिस्क्राइब्ड होंगी। और 3rd सब रूल में कह रहा है ए लेटर सो सब्सटीट्यूटेड मे बी सेंड टू द डिफेंडेंट बाय पोस्ट या फिर स्पेशल मैसेंजर सेलेक्टेड बाय द कोर्ट। इसको मार्क कर लेना, पोस्ट या फिर स्पेशल मैसेंजर, दूत कोई उसको सिलेक्ट करके कोर्ट भेज देगी इन विच द कोर्ट थिंग्स फिट, और जहाँ पे डिफेंडेंट जो है एज एन एजेंट, अगर उसका कोई एजेंट है तो वो एजेंट के थ्रू प्राप्त करेगी क्या, सम्मन। ठीक है, लंबी वीडियो हो गई है बट हमने अच्छा कंप्लीट कर लिया है ऑर्डर 5 एंड
27 से 32 सेक्शंस। तो गाइस समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।